सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यूआर कोड स्कैनर है ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं हैं वो ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी ऑफ टेलीग्राम चैनल so that you can join and avail the free benefits। ये अभी प्रोसेस जो है ये लिमिटेड है, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम। लेटर ऑन इस पे चार्जेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो हरी अप एंड अवेल द बेनिफिट्स। सो आज का सबसे पहला टॉपिक है पीएम मोदी हेल्स 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियाज़ प्राइड। सो सिक्स्थ जनरेशन Indian origin citizens of Trinidad and Tobago will receive OCI cards soon, he says. PM refers to close cultural links between Girmitia community and in the Caribbean nation. So if we talk about the key facts of the content, they are talking about the size of the diaspora। जैसे कि मैंने बताया कि 35 million people of Indian origin they live across the world and largest diaspora population globally. Okay, India has the largest diaspora population globally. So PM Modi remarks that Indian diaspora hailed as India's pride. Here are the remarks of PM. Diaspora described as Rashtradoot, ambassadors of India's culture and values. Trinidad and Tobago के बारे में अगर हम बोलते तो 6th generation Indian origin citizens of Trinidad and Tobago to get OCI cards soon. This signifies India's outreach to far-flung diaspora communities. कल्चरल लिंक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर कल्चरल लिंक्स की भी बात की गई है। तो रेफरेंस टू गिरमितिया कम्युनिटी, डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स टेकन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ओके, आप थोड़ा सा गिरमितिया जो कम्युनिटी है उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा जो कैरिबियन नेशंस हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा जोग्राफिकल जो मैपिंग है वो देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो द स्टेट विद स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज especially with Bihar, Eastern Uttar Pradesh, homeland of Bhojpuri speaking diaspora, and Caribbean nations like Fiji, Mauritius, Southern Africa, Indian Ocean islands, etc. have some historical ties. So cultural ties strengthened through religious and cultural festivals, example Mahakumbh, etc. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द डायस्पोरा टाइज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इन कल्चरल इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी एंड इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड ड्यूरिंग द प्रवासी भारतीय दिवस टू ऑनर एंड कनेक्ट द डायस्पोरा। सो बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यानी यूपी हो गया, बिहार हो गया, सो इनसे ज़्यादा कल्चरल टाइज रहे हैं इनके। अब मैं आपको मैप पे भी दिखा दूँ एक बार। सी दीज आर द नेशंस ऑफ कैरिबियन सी, which is in Atlantic Ocean: Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panama, isn't it? Cayman Islands, Jamaica, Haiti. So these are important. उसके अलावा लोकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट मैप में। सो विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, दिस इज़ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कैरिबियन सी है और यहाँ एटलांटिक ओशन है। अब समझ आया कि कैरिबियन सी कहाँ है। दिस इज़ द पनामा एरिया, this is Puerto Rico, this is Dominic
Dominican Republic, and this is Haiti. This is Cuba. This is Brazil and Colombia. सो मेजर जो फोकस है वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पे है. अब इसका अगर हम यूपीएससी के बेसिस में रेलेवेंस देखें तो ओवरसीज सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया के बारे में आप थोड़ा सा नोट्स बना सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है. और उसके अलावा जो गिरमितिया कम्युनिटी है उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, उसके बारे में थोड़ा सा आप हिस्ट्री पता कर लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. फिर प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है. आप अगर डायस्पोरा हब्स की बात करें तो इंडिया के कहाँ कहाँ है फॉर इन दी कैरिबियन सी एरिया लाइक मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, फिजी, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा. मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया. हाउ हैज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडेंचर्ड लेबर shaped India's relations with countries like Mauritius, Fiji, and Trinidad and Tobago. So examine the significance of OCI cards in fostering India's connection with diaspora. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना. अब टॉपिक्स की अगर हम बात कर ले मेंस में तो रोल ऑफ डायस्पोरा ये इस टॉपिक के हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, ठीक है, इंडिया को एक सॉफ्ट पावर डिफाइन करने में विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लोमेसी. फिर गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कनेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा एंड हिस्टोरिकल माइग्रेशन पैटर्न्स एंड ऑल, जो भी कॉलोनिकल पैटर्न्स रहे हैं, ठीक है, फोर्स लेबर एंड ऑल एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज चाइना इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन यूरोपियन ब्रांडी. China on Friday imposed anti-dumping duties on European brandy, most notably the cognac produced in France, as trade tensions between Beijing and United States allies continue to rise. So the tariffs effective on Saturday will range from 27.7% to 34.9%, China's Commerce Ministry said. They are to be in place for 5 years and will not be applied retroactively. The announcement came during a European visit by Chinese Foreign Minister Wang Yi, aimed at ironing out the trade differences. Mr. Wang was set to visit Paris after stops in Brussels and Berlin. So the anti-dumping duties are the result of probe China launched last year into European cognacs after the European Union undertook a probe into Chinese electric vehicle subsidies. अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो हैं ये क्या होती हैं इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं क्या, ठीक है. उसके अलावा इंडिया जो है ये जो यूरोप पे इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का. और उसके अलावा आपको ये भी एनालाइज करना है कि इफ़ इंडिया इम्प्लीमेंट्स सच पॉलिसीज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इफ़ेक्ट, ठीक है. इस तरीके से मेंस का कुछ आंसर्स आपको प्रिपेयर करना है. प्रीलिम्स बेस्ड पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो हैं उसके बारे में, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि द टर्म एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इज़ ऑफनली सीन या हर्ड इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट. अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं मार्क कर पाओगे, तो आप थोड़ा सा इस पर नोट्स बना लीजिएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया अनवेल्स एल्यूमिनियम कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स. सो बेसिकली ये यहाँ पर जो बात की गई है एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है. दिस वाज अनवेल्ड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद. एम क्या है, स्केल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 6-fold बाय 2047. Plans to expand bauxite production capacity to 150 million tons per annum. तो ये इनका प्लान है, ठीक है, MTPA. फोकस एरियाज़ हैं डबलिंग एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग रेट, प्रमोटिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़, स्ट्रेंथनिंग
raw material security through policy reforms and institutional mechanisms. सेक्टर्स रोल हाईलाइटेड के बारे में अगर हम बात करें, सेक्टर्स रोल क्या बताया गया, दैट क्लीन एनर्जी सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस रहेगा. और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट एंटिसिपेट्स अराउंड 6-fold increase in copper demand by 2047, plans for addition of 5 million tons smelting and refining capacity by 2030. Focus areas रहेंगे scaling up secondary refining, enhancing domestic recycling, reducing dependence on imports, securing overseas mineral assets through partnerships. कॉपर का सिग्निफिकेंस रहेगा वाइटल फॉर एनर्जीज, इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशंस लाइक ईवीज़. अब कॉपर का यूज़ ईवीज़ में भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सोलर पावर, क्योंकि अगर ऑप्शंस में दे दिया ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर इज़ यूज, और फिर ऑप्शंस दे दिया, ठीक है, तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़. अब हम अगर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो दिस इज़ अलाइंड विद विकसित भारत बाय 2047 विजन एंड फाउंडेशन फॉर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, सपोर्ट्स एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस. अब इसका यूपीएससी से जो रिलेवेंस है वो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की रैंकिंग आप देख सकते हो कि क्या है ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में. ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ लिंक टू द मेटल सेक्टर, ठीक है, लाइक ईवी हो गया, सोलर हो गया. ये आप ज़रूर इस पर बना लीजिए क्योंकि ये 3 कॉलम क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है. या कह लीजिए कि क्वेश्चन ये ऑप्शन दे दे कि ईवी में यूज़ होता है, सोलर में यूज़ होता है कॉपर या एल्यूमिनियम, क्या यूज़ होता है. इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. फिर और 2-3 उसमें दे दिया, ठीक है, बैटरीज़ में बोल दिया कि बैटरीज़ में यूज़ होता है कि नहीं होता है. तो अगर आपको नहीं पता होगा या इसी को 3 कॉलम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं. सो पेपर टिपिकल होता जा रहा है और इसीलिए न्यूज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूँ यूपीएससी से रिलेटेड, तो सबसे पहले ये हो सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन. प्रीलिम्स के बेसिस पे मैंने आपको क्या कहते हैं बता ही दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. दूसरा, मेंस के पर्सपेक्टिव में ऐसे आ सकते हैं दैट एग्जामिन द चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन अचीविंग मिनरल सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर. सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी क्रिएट करता है तो मैं आपको एक इंसाइट देती जा रही हूँ. प्रीलिम्स में तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि फॉर एग्जांपल दे विल स्टेट दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कॉपर इज़ यूज्ड, ठीक है, एज अ मेटल, ठीक है. तो या ये पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी में कॉपर का क्या रोल है. इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. So next is CGI assures complete transparency in the collegium system for appointments. See, हमें इस न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है. उसके अलावा यहाँ पर भी mentioned है that SC collegium recommends appointment of 39 judges. हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. हमें बस इतना जानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से. उसके अलावा कोलिजियम सिस्टम का क्या रोल होता है, ठीक है. अब यहाँ से मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है. प्रीलिम्स तो आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया. तो इस तरीके से CGI के रोल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, पावर्स हो गई, ठीक है, या जजेस, नॉर्मल जजेस की जो पावर हो गई. या ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. जो 4 जजेस केसेस था
यानी फर्स्ट केस हुआ था, सेकंड केस हुआ था, थर्ड हुआ था एंड देन द फोर्थ केस, यहाँ तक फोर्थ केस अभी रिसेंटली हुआ था। तो उसमें क्या डिसीजन लिया था कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड ही है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब पूरा इंडियन पॉलिटी में दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में ना ट्रांसपेरेंसी और कोलिजियम सिस्टम जो है उसको लिंक करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं दैट ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज़ एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी, critically examine the effectiveness of the collegium system in ensuring transparency and accountability in appointments to higher judiciary in India. The collegium system has often been criticized for lack of transparency and elite opaqueness in functioning. Discuss recent measures undertaken to address these concerns and suggest reforms in to enhance its credibility. या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हाउ कैन ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बी बैलेंस्ड विद द नीड टू मेंटेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एनालाइज। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ नो पोजिशन ऑन दलाई लामा सक्सेशन, इंसिस्ट MEA. China warns against interference. So, in its first official statement over Dalai Lama's succession plan announcement, the Ministry of External Affairs on Friday said the government does not take any position on such religious issue. So, the statement appeared to distance the government from the comments made on Thursday by the Ministry of by the Minority Affairs Minister Kiren Rijiju, who had openly backed the Tibetan spiritual leader right to decide his successor. So on Friday, Mr. Rijiju clarified that he had spoken as a follower and a devotee, as he is practicing Buddhist himself, even as the Chinese Ministry of Foreign Affairs MFA sent out a strong statement warning India about interference in China's domestic affairs. We have reports relating to a statement made by His Holiness the Dalai Lama about the continuation of the Dalai Lama institution. So, External Affairs Minister spokesperson Randhir Jaiswal said, while adding, Government of India does not take any position or speak on matters concerning beliefs and practices of faith and religion. He said, Government has always upheld freedom of religion for all in India and will continue to do so. So, indicating its support for Tibetan community living in India, led by the Dalai Lama practices and their faiths. The External Affairs Ministry statement, followed by an announcement by Dalai Lama, who turns 90 on July 6, asserting that the line of Tibetan Buddhism most senior pontiff would continue after him. सो यूपीएससी से इसका क्या रेलेवेंस है? अब यूपीएससी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस जो है वो जो दलाई लामा का जो इशू रेस हुआ है, दैट रिमेन्स अ सेंसिटिव डिप्लोमेटिक मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बतन इशू की अगर हम बात करें सो टाइज इनटू क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा नेबरहुड डिप्लोमेसी भी आ जाती है। फिर अगर हम बात करें प्रॉबेबल क्वेश्चंस की तो मेंस में ऐसे आ सकता है दैट इंडियाज़ स्टैंड ऑन दलाई लामाज सक्सेशन reflects its balancing act between religious freedom and diplomatic pragmatism. So discuss in the context of India-China relations. Examine the geopolitical significance of Tibet in India-China relations. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। How does Dalai Lama succession issue affect India's domestic and foreign policy?
ये भी आ सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में, द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस लीडरशिप सक्सेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, एलैबोरेट विद रेफरेंस टू दलाई लामा। तो इस तरीके के मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चाइना का क्या यहाँ पर स्टैंड है ये जान लेते हैं। चाइना का स्टैंड ये है कि चाइना इंसिस्ट करता है कि दलाई लामा का जो सक्सेशन है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए बीजिंग से, फॉलोइंग द प्रोसेस डेटिंग बैक टू किंग डायनेस्टी। ठीक है। सो चाइना हैज़ वार्नड इंडिया अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन तिब्बत रिलेटेड मैटर्स लिंकिंग टू इट टू इंटरनल चाइनीज़ अफेयर्स। So next topic is China used conflict between India and Pakistan as a live lab. अब इसके कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, so this is a statement given by Deputy Chief of Army Staff Lieutenant General Rahul Singh at FICCI military conference. India had to face 3 adversaries during Operation Sindoor: China, Pakistan and technology driven warfare. That is cyber threats, drones, AI, etc. So China's role अगर हम बात करें तो China supported Pakistan in conflicts against India. China used the Indian-Pakistan conflict as a live lab for testing and improving its own military systems and doctrines. China's involvement was indirect in providing technology, intelligence and military hardware to Pakistan rather than direct engagement. टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स की भी यहाँ पर बात की गई है, दैट एम्फोसिस ऑन ड्रोन्स, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर एंड एडवांस मिसाइल्स एज इमर्जिंग थ्रेट्स, जो अभी प्रेजेंट डिफेंस सिस्टम में ये एक सिस्टम आ रहा है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड द गैप्स इन इंडियाज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स, नीड टू डेवलप अ रोबस्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। इस पे बेसिकली इंडिया का फोकस होना चाहिए, ये यहाँ पर कह रही हैं। फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब रिलेवेंस फॉर यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनाज इनडायरेक्ट एंगेजमेंट वाया पाकिस्तान। इस तरीके से क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस का ये टॉपिक है बेसिकली इंडिया चाइना रिलेशंस पे, कि किस तरीके से चाइना जो है वो इनडायरेक्टली इंगेज होता है पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के। ठीक है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे बात, इसमें आप इस पे फोकस कर सकते हो कि जो मॉडर्न वॉरफेयर ट्रेंड्स हैं लाइक ड्रोन्स है, साइबर वॉरफेयर, एआई है। ठीक है। उस चीज़ से उस पर आप कंसेप्चुअल नोट्स बना सकते हो कि किस तरीके से जैसे मैं आपको प्रॉबेबल क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आपको एक मतलब जिस्ट मिल जाएगा कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। उन क्वेश्चंस पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो सबसे पहले ऐसे पूछा जा सकता है दैट चाइनाज इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है। मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। सो एग्जामिन द, दूसरा ये पूछा जा सकता है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स एंड साइबर वॉरफेयर ऑन इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। ये भी क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उस पर क्वेश्चंस आ ही सकता है। सो हाउ डू एक्सटर्नल पावर्स एक्सप्लॉइट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, इलस्ट्रेट विथ रेफरेंस टू China's role in South Asia and not only China. I would ask you to prepare in this aspect with respect to US also. जो अभी ईरान पे जो बीच में इसराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें बीच में जो अमेरिका कूदा था, उस पे भी आप ये कर सकते हो कि एक्सटर्नल पावर्स कैसे एक्सप्लॉइट करती है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को फॉर देयर ओन स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। ठीक है। तो आप सिर्फ चाइना के पर्सपेक्टिव में नहीं, इसको यूएस के पर्सपेक्टिव में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है।
उसके अलावा क्वेश्चन आपका एक और आ सकता है जीएस पेपर 3 में, जो सिक्योरिटी है उसमें आ सकता है दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ की ड्राइवर इन शेपिंग कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स में देखिए, अगर बहुत देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो बहुत इजी है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिसेंटली न्यूज़ था, वो किस चीज़ से रिलेटेड था। सो इट वाज रिलेटेड टू द वॉर। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे अगर आप तो। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के जो फीचर्स है वो क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हाइब्रिड जो वॉरफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पे प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे आ सकते हैं कि फीचर्स पूछ सकता है कि क्या मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के फीचर्स, स्टेटमेंट्स दे देगा, उसमें आप एनालाइज करिए। सो डिफेंस आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इन टू इट। So next topic is India tells WTO it may levy retaliatory tariffs worth $724 million on US imports. So the Indian government notified the World Trade Organization of its proposal to levy retaliatory tariffs amounting to $724 million on the US in response to the country's increased tariffs on the import of particular automobiles and parts from India. The move comes at the time when India and US are in advanced stages of finalizing an initial mini trade deal. So India's negotiation led by Special Secretary in the Ministry of Commerce and Industry Rajesh Agarwal returned from US on Monday. So the US on March 26 imposed a tariff increase of 25% ad valorem on passenger vehicles, light trucks and certain automobile parts originating in India. In a communication to the WTO dated July 3, India said that even though the US measures had not been notified to WTO, they were in essence safeguard measures. It added that India's position on the matter was that US tariffs were not in accordance with the General Agreements on Tariffs and Trade 1994. तो अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में क्या रेलेवेंस है इसका, सबसे पहले तो जो इंडो यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, जैसा कि मैंने पहले भी, ये भी चल ही रहा है, लगातार न्यूज़ में ये आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पे आपको थोड़ा सा इंडो यूएस जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उन पे थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा WTO पे आप बना सकते हो कि WTO कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है या कौन से इंडेक्सेस जो हैं वो पब्लिश करता है, रैंकिंग जो प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से। उसके अलावा ये जो अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडो यूएस टाइज ऑन ट्रेड एस्पेक्ट, ठीक है। और इसके ब्रीच पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ब्रीच होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, ठीक है। इस तरीके के नोट्स आप बना सकते हैं क्योंकि मेंस ओरिएंटेड ही है ज़्यादातर। So next topic is seize the cess, low GST collections speak to the need of structural reforms. अब यहाँ पर मैं आपको समराइज़ करके बता दूँ। सबसे पहले तो इंडियाज़ GST कलेक्शंस फेल टू अराउंड ₹1.85 लाख, ठीक है, करोड़, 1.85 lakh crore in June 2025, exposing structural issues in tax systems. Key reform suggestion include inclusion of fuel and alcohol under GST. तो GST में दे आर सेइंग कि आप फ्यूल और अल्कोहल जो है उसको भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये बेसिक जो है, फ्यूल तो बेसिक नीड है, ठीक है, और अल्कोहल भी कुछ लोगों की बेसिक नीड है। अंडर GST, रिड्यूसिंग GST रेट्स एंड एंडिंग रिलायंस ऑन नॉन शेयरेबल सेसेस, ठीक है।
तो रिलायंस भी जो है वो नॉन शेयरेबल सेसेस पे एंड करना होगा। लाइक द जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये एक नॉन शेयरेबल सेस है, ठीक है। दीज इश्यूज रिलेट टू फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। अब टॉपिक्स जो यूपीएससी के एस्पेक्ट में कंसर्न है वो फिजिकल फेडरलिज्म आ जाता है इसमें, जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, ठीक है। दीज center state financial relations, tax buoyancy, now this is a very important term, टैक्स बॉयंसी जो है ये भी ये मैं आपको बता रही हूँ यूपीएससी के रिलेवेंस में क्या थीम्स है जिन पे आप नोट्स बना सकते हो इस कंटेक्स्ट से, ठीक है। टैक्स बॉयंसी, सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये जो है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक पे, इस एस्पेक्ट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी टू अशर इन अ कम्युनल ऑर्डर। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही कम्युनल पॉलिटिक्स की। कम्युनल पोलराइजेशन इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल टू डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन फ्रॉम गवर्नेंस फेलियर्स and socio-economic distress. So, political actors intentionally manufacture ideological divides. Propaganda machinery amplifies identity-based conflicts for electoral gains. अब इसमें रोल ऑफ आरएसएस एंड हिंदुत्व की बात की जा रही है, आइडियोलॉजी की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। द आरएसएस and affiliates use a cultural and ideological strategy to reshape public discourse. The agenda involves transforming India into majoritarian Hindu Rashtra. References to Sarwakar and Golwalkar highlight ideological roots of Hindutva. Impact on democracy क्या इनके हिसाब से पड़ रहा है इस पे, that communal politics undermines democratic institutions, threatens constitutional values of secularism. ही इज़ द जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। तो थ्रेट किस किस पे पड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे, सेक्युलरिज्म पे पड़ रहा है, प्लूरलिज्म पे पड़ रहा है एंड इक्वालिटी पे पड़ रहा है। दिस erodes ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड डिसेंट। Strategies employed: deliberate provocation through hate speech and communal narratives, use of media and digital platforms to spread misinformation, targeting of intellectuals, activists and opposition voices. So UPSC में इसका जो रिलेवेंस ये हो सकता है मेंस पर्सपेक्टिव में, बेसिकली इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं दैट कम्युनलिज्म पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट to India's social fabric, discuss with suitable examples, explain how ideological narratives can transform social identities into political tools. अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो GS पेपर 2 का पार्ट है, इसमें पूछे जा सकते हैं। हाउ डज द मिस यूज ऑफ लॉ टू कर्ब डिसेंट थ्रेटन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, या ये पूछ सकते हैं दैट सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवेलुएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइजिंग कम्युनल नैरेटिव्स। एथिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग कम्युनल नैरेटिव्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स, हाउ शुड सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू हेट स्पीच वाइल अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो इस तरीके से नोट्स आप क्या कहते हैं बना सकते हो इस पर। बेसिकली ये सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्ट करता है, जहाँ पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इन टॉपिक से ज़्यादा कनेक्ट करता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज टू डेमोक्रेसीज एंड द इकोज ऑफ टायरनी। सो yesterday on July 4, the United States observed its Independence Day. A quarter of millennium ago, the American people declared their resolve to live not under the kings but under the laws. They fought to build a government accountable to the people and not
the one that claimed to the rule in their name. So, in their Declaration of Independence, founders wrote that when a long train of abuses and usurpations reveals a design to reduce the people under absolute despotism, it is not only their right but also their duty to resist. In that tradition, a conservative federal judge, Michael J. Michael Lutting, remarks the occasion with a solemn warning. The idols of 1776 are not self perpetuating. Judge Lutting's modern 27 truths remind Americans that self government is not guaranteed by parchment of precedent. सो बेसिकली मैं इस आर्टिकल में बता दूं कि क्या बोला गया इन शॉर्ट, दैट द आर्टिकल ड्रॉस पैरेलल्स बिटवीन डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. Warning how democracies can hollow out from within. Reflecting on India's emergency 1975 to 77 imposed by Indira Gandhi, it recalls suspension of civil liberties, censorship, arbitrary arrest, and constitutional amendments curbing freedoms. It highlights how even institutions like the judiciary faced pressure, with Justice H.R. Khanna punished for his dissent. Similar authoritarian tendencies emerged in US under the President Trump, who undermined the constitutional reforms. बेसिकली यहाँ पर जो इंडिया में जो इंदिरा गांधी एरा में जो एमरजेंसी लगाई गई थी उसको कनेक्ट करके यूएस में जो अभी ट्रम्प एरा है उससे कनेक्ट करके बता रहे हैं ये लोग. That who undermined the constitutional norms, defied electoral results, and fostered populist narratives, eroding institutional checks and balances. So the piece emphasizes that tyranny does not always arrive dramatically but grows subtly through propaganda, fear, and concentration of power. Institutions, civil society, judiciary, and media must remain vigilant. It warns that democracies depend on active citizens willing to defend liberty, truth, and constitutional values even at personal cost. The lesson is timeless. Democratic freedoms are not self sustaining and must be protected against authoritarian impulses. So ये इसका gist है basically. यहाँ पर अब बेसिकली बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की जा रही है जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंडियन रेफरेंस में. ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टॉपिक्स जो रेलिवेंट निकल के आए तो जो इसमें आप देख सकते हो. जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके अलावा एथिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, करेज एंड डिसेंट, ठीक है, या थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी, ठीक है, मिसयूज़ ऑफ एमरजेंसी, इस तरीके से जो है मेंस ओरिएंटेड कुछ ऐसे आ सकते हैं टॉपिक्स. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to subscribe my channel.